हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स जर्नी। मेरा नाम है पीयूष जैन और इस लेक्चर में हम लोग हमारे फर्स्ट चैप्टर की यूनिट 4 पढ़ने वाले हैं, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट का मतलब क्या है? देखिए, हमने अब तक इस चैप्टर में पढ़ा कि भाई ऑडिट का मतलब क्या होता है। ऑडिट का मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स को चेक करना। अकाउंट्स को कौन चेक करता है? हमने कहा जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक करता है, और उस चेक करने के बाद वो अकाउंट्स के सही होने की गारंटी नहीं लेता, बल्कि एक ओपिनियन देता है, एक राय देता है। गारंटी नहीं है, इट्स नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस, इट इज रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब एक अच्छी अश्योरेंस, लेकिन 100% नहीं, एब्सोल्यूट नहीं। फिर हमने पढ़ा था भाई सीए को क्यों हमने ऑडिट के लिए अलाउ किया। तो पढ़ा कि भाई उसके पास क्वालिफिकेशन होती है, एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है, तो इस वजह से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छी ऑडिट करता है। अब क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि जब चार्टर्ड अकाउंटेंट इतना नॉलेजेबल है, इतना एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपर्ट है अपने फील्ड का, ऑडिट और अकाउंट्स की उसको अच्छी जानकारी है, तो फिर वो रीजनेबल एश्योरेंस क्यों लेता है? वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं ले लेता? अकाउंट्स चेक करने के बाद ये क्यों नहीं कह देता मेरी गारंटी है कि इसमें कोई गलतियां नहीं बची है? जब उसके पास नॉलेज है, अकाउंट्स की समझ है, ऑडिट करना आता है, तो गारंटी ले ले भाई मैंने चेक कर लिया अकाउंट्स, अब इसमें कोई गलती नहीं बची है, गलती बची हो तो मुझे जेल में डाल देना। ऐसा क्यों नहीं करता? वो ये रीजनेबल अश्योरेंस का रास्ता क्यों निकालता है? क्या ऑडिट करने के बाद अगर कोई गलती पकड़ में आ जाए तो ऑडिटर ये कह के बचना चाहता है कि देखो जी, मैंने तो 100% गारंटी नहीं ली थी, मैंने तो रीजनेबल एश्योरेंस की बात की थी, अगर मेरे चेक करने के बाद भी कोई गलती बच गई तो मैं क्या करूं? क्या वो ये रास्ता छोड़ना चाहता है अपने लिए? हमने कहा नहीं। ये जो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं लेने का रीजन है, क्यों रीजनेबल एश्योरेंस, हमने वो 5-10% की रिस्क क्यों छोड़ दी, उन्हीं को हम इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट कहते हैं। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑडिट की है, ऑडिटर की नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे कि ऑडिटर ने कभी लापरवाही से काम किया तो गड़बड़ छूट सकती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे। ऑडिट की लिमिटेशन है ये कि जिसमें ऑडिट में संभव ही नहीं है कि 100% एब्सोल्यूट एश्योरेंस लिया जा सके। सर ऐसा क्यों? बस वही रीजन हम यहां पढ़ेंगे। तो इस इनहेरेंट लिमिटेशन के लिए इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है? देखो, इंस्टीट्यूट ने लिखा है बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन देयर इज एन, वर्ड देखिए, अनअवॉइडेबल रिस्क, ऐसा खतरा जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। देयर इज एन अनअवॉइडेबल रिस्क दैट सम मटीरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे नॉट बी डिटेक्टेड। अकाउंट्स हैं और अकाउंट्स में कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट है। सर ये मटीरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है, हम भूल गए। बेटा, मटीरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब कोई बड़ी गलती है, अकाउंट्स में कोई फ्रॉड हुआ है या कोई बड़ी गलती हो गई है जिसकी वजह से अकाउंट्स गलत बने हुए हैं। तो इन गलतियों को कॉमनली हम लोग मिस स्टेटमेंट बोलते हैं, और अगर बड़ी गलती हो तो उसको मटीरियल मिस स्टेटमेंट बोलते हैं। तो अकाउंट्स जब प्रिपेयर हुए, मैनेजमेंट ने अकाउंट प्रिपेयर किए, ऑडिटर ने अकाउंट प्रिपेयर नहीं किए। मैनेजमेंट ने जब अकाउंट प्रिपेयर किए तो उन अकाउंट में कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट रह गया। अब साल खत्म हुआ, अकाउंट्स कंप्लीट हुए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गए। उसके बाद मैनेजमेंट ने ऑडिटर को इनवाइट किया, भाई आप चेक कर दीजिए। ऑडिटर ने अकाउंट्स चेक किए, लेकिन ये गलती पकड़ में नहीं आई। ऑडिटर की पूरी चेकिंग के बाद भी ये मटीरियल मिस स्टेटमेंट अनडिटेक्टेड बच गए, बिना ढूंढे रह गए, अकाउंट्स में छूट गए। ऑडिटर को पता नहीं चल पाया कि इसमें ये बड़ी गलती रह गई है। तो क्या होगा? ये इनहेरेंट लिमिटेशन उसके बारे में है। तो पहले ही पॉइंट में क्लियर कर दिया है कि देयर इज अ चांस, बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन देयर इज एन अनअवॉइडेबल रिस्क, एक खतरा है कि ये मटीरियल मिस स्टेटमेंट ऑडिटर ना ढूंढ पाए। कब ना ढूंढ पाए? लिखा है इवन दो द ऑडिट इज प्रॉपरली प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। यानी ऑडिटर ने जो काम किया है वो ऑडिटर ने अपना एग्जामिनेशन एसेस के हिसाब से किया है, प्रॉपरली प्लानिंग की थी, प्रॉपरली परफॉर्म किया है, स्टैंडर्ड्स में जो लिखा था वो सब फॉलो किया है, और फिर भी ये मटीरियल मिस स्टेटमेंट छूट गया।
बताओ बेटा, क्या ये संभव है कि ऑडिटर अपना काम पूरा करे और फिर भी कोई गलती अकाउंट्स में वो ढूंढ ना पाए, अनडिटेक्टेड मटेरियल मिस स्टेटमेंट रह जाए? तो इन्होंने बिल्कुल इस ऐसे 200 में लिखा है कि ये बिल्कुल संभव है। सर ये ऐसे क्या होते हैं? आप नंबर तो बार बार बोल रहे हैं ऐसे 200, लेकिन ये ऐसे होते क्या हैं? बेटा यूनिट 5 में हम वही पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा ये ऐसे क्या होते हैं, है ना। तो ऐसे 200 में लिखा हुआ है पहले ही पॉइंट में कि यस, इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से देयर इज एन अनअवॉइडेबल रिस्क। फिर लिखा है अकॉर्डिंगली द सब्सिक्वेंट डिस्कवरी of material misstatement of the financial statement resulting from fraud or error does not itself indicate a failure to conduct an audit in accordance with the standard। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, सेकंड पॉइंट में ये लिखा है कि अगर ऑडिट होने के बाद कोई गलती अनडिटेक्टेड मिल जाती, मान लीजिए फ्रॉड हुआ था अकाउंट्स में, मैनेजमेंट ने अकाउंट्स बनाए, फ्रॉड था उसमें, ऑडिटर ने ऑडिट की लेकिन वो फ्रॉड ढूंढ नहीं पाया, लेकिन बाद में जाके वो फ्रॉड का पता चल गया, फ्रॉड मिल गया। तो क्या ऑडिट होने के बाद फ्रॉड का छूट जाना अपने आप में इस बात का इंडिकेशन है कि ऑडिटर ने ढंग से काम नहीं किया है? तो इंस्टीट्यूट बोल रहा है ऐसा नहीं है। ऑडिटर ने अगर अच्छे से काम किया है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड काम किया है, या नॉट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड काम किया है। अब अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड काम किया है तो भी दो सिचुएशन हो सकती है, या तो सारे मिस स्टेटमेंट पकड़ में आ जाए, या कोई अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट रह जाए, मटेरियल मिस स्टेटमेंट ये रह जाए। बताएं बेटा, क्या मटेरियल मिस स्टेटमेंट का अनडिटेक्टेड रह जाना इस बात का इंडिकेशन है कि ऑडिटर ने काम ढंग से नहीं किया है? तो इंस्टीट्यूट बोलता है ऐसा नहीं है। केवल ये सोचकर कि एक कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट अनडिटेक्टेड रह गया, ऑडिटर को नहीं मिला, इसलिए हम ये अज्यूम कर लें कि ऑडिटर ने काम खराब किया है। देखिए होता है ना, कभी क्रिकेट है, क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ जैसे बैट्समैन हुए हैं, अभी विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी जैसे बैट्समैन हुए हैं। कभी वो ज़ीरो पर भी आउट हो जाते हैं, कभी कम रन बनाकर आउट हो जाते हैं, और उनके ज़ीरो पे आउट होने की वजह से कई बार मैच भी हार जाते हैं। तो क्या हम ये बोल दें कि उन्होंने मैच हारने की नीयत से मैच खेला था? नहीं, अच्छे से खेलते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें फेवर में नहीं होती हैं, कभी पिच फेवर में नहीं होता है, कभी कोई बॉल पर्टिकुलर ऐसी होती है कि भाई फेवर में नहीं है। वैसे यहाँ पर है, ऑडिटर ने तो स्टैंडर्ड के हिसाब से काम किया, जैसा उसको बोला था उसने वैसा ही काम किया, उतनी ही अच्छी तरीके से अकाउंट्स चेक किए। इंस्टीट्यूट बोलता है अगर आप स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करते हैं तो भी एक रिस्क है, एक अनअवॉइडेबल रिस्क है ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन, कि कोई ना कोई अनडिटेक्टेड मटेरियल मिस स्टेटमेंट छूट सकता है। ज़रूरी नहीं है छूटे, लेकिन छूट सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर कभी किसी अकाउंट्स में ऑडिट होने के बाद कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिल जाए, तो आप सीधा ये नहीं बोल सकते कि देखो जी मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिल गया, इसका मतलब है ऑडिटर ने सही काम नहीं किया। नहीं जी, ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट का अनडिटेक्टेड मिलना, केवल इस बेसिस पर आप ऑडिटर को लापरवाह नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर ने अपना काम अच्छे से किया हो, फिर भी कोई मिस स्टेटमेंट उससे छूट जाए, ये संभव है। लेकिन ऑडिटर को भी ये समझना है कि अगर उसकी लापरवाही से ना, अब उसने नॉट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड काम किया और उसकी लापरवाही से कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट अनडिटेक्टेड रह गया, तो क्या वो ये बहाना बना दे कि देखो जी देयर आर सर्टेन इनहेरेंट लिमिटेशन, मैं क्या करूं? तो हमने ये बोला कि देखिए ऑडिटर गलत कब होता है? ऑडिटर गलत तब नहीं होता जब उससे अनडिटेक्टेड मटेरियल मिस स्टेटमेंट रह जाए। ऑडिटर गलत तब होता है जब उसने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम नहीं किया हो। तो अगर ऑडिटर ने स्टैंडर्ड के हिसाब से काम किया है, इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस के हिसाब से काम किया है, और उसके बाद भी कोई गलती अकाउंट्स की वो नहीं ढूंढ पाया है, तो हम ऑडिटर को इनोसेंट मानेंगे। और अगर ऑडिटर ने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम नहीं किया है, लापरवाही से काम किया है, और इस वजह से कोई गलती ढूंढ नहीं पाया है, अकाउंट्स में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट अनडिटेक्टेड रह जाता है, तब हम बोलेंगे कि हाँ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है, उसको सजा होनी चाहिए, उसने लापरवाही की है। नेग्लिजेंस इज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। जैसे डॉक्टर होता है ना,
कल को बोले अरे थोड़ा लापरवाही हो गई, गलती हो गई, मैं किडनी को लिवर समझ गया था और ऑपरेशन कर दिया। ऐसा नहीं होता है। नेग्लिजेंस जो है क्रूशल ऐसी चीज़ों में, ऐसे प्रोफेशंस में नेग्लिजेंस को हम क्राइम मानते हैं। तो प्रोफेशनल नेग्लिजेंस जो है वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की कैटेगरी में आता है। एक इंजीनियर बोले अच्छा मकान बनाते वक्त मैं तो भूल ही गया था कि इधर पिलर भी लगाना है, मकान बनने के बाद गिर जाए, लोग उसमें दब जाएं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो ये जो नेग्लिजेंस है ये कोई ये बोलकर ये नहीं बोल सकता कि अच्छा जी गलती हो गई जी, मेरे इंटेंशन थोड़ी था किसी को मारना या गलत काम करना। तो नेग्लिजेंस भी अपने आप में क्राइम हो सकता है, ये ऑडिटर के लिए भी है। तो ऑडिटर अगर नेग्लिजेंस रहता है, नेग्लिजेंस से काम करता है, स्टैंडर्ड के हिसाब से काम नहीं करता और इस वजह से कोई अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट रह जाता है अकाउंट्स में, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको सज़ा हो सकती है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से ऑडिटर अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करे तो भी देयर इज़ सम अनअवॉइडेबल रिस्क कि कुछ मटीरियल मिस स्टेटमेंट अनडिटेक्टेड रह जाएंगे। और ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट का अनडिटेक्टेड रहना ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऑडिटर की लापरवाही की वजह से ही हुआ हो। कई बार अच्छा काम करने के बाद भी कमी रह जाती है। ये कमी क्यों रह जाती है? बस यही इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं हमारे पास। तो इनहेरेंट लिमिटेशन समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास टोटल मिलाकर 4 इनहेरेंट लिमिटेशन है और पहला है नेचर ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, अब ऑडिटर से कोई गलती छूट जाए तो उसमें अकाउंटिंग का दोष है कि अकाउंटिंग का नेचर कुछ ऐसा है कि ऑडिटर अपना गलती उससे छूट गई? बिल्कुल बेटा, अकाउंटिंग करते वक्त ये 2 बड़े जजमेंट और एस्टिमेशन खतरनाक काम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन ने एक असेट खरीदी और असेट खरीदी बैंक के थ्रू 10 लाख रुपए में। इस असेट की यूजफुल लाइफ है 5 इयर्स और इसकी रेजिडुअल वैल्यू यानी 5 साल के बाद जो इसका स्क्रैप बचेगा उसकी वैल्यू है 2 लाख रुपए। अब हमको स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो हमने 10 लाख में से 2 लाख माइनस किए, 10 लाख माइनस 2 लाख और डिवाइड कर दिया 5 से, 5 इयर्स। तो हर साल का डिप्रिसिएशन ये आ जाएगा 1.6 लाख और क्लोजिंग बैलेंस ये आ जाएगा 8.4 लाख। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये डिप्रिसिएशन का अमाउंट लिखा हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये क्लोजिंग बैलेंस लिखा हुआ है। अब ऑडिटर से आप पूछ रहे हैं कि भाई आप बताइए क्या आप एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे सकते हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक बना है, क्लोजिंग बैलेंस सही लिखा है। अब जिन्होंने 11th-12th की अकाउंट्स पढ़ी है, डिप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की है, उनको इसमें कोई गलती नज़र नहीं आएगी, लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को इसमें कमी नज़र आ रही है। वो ये बोल रहा है कि ये किसने डिसाइड किया कि असेट की यूजफुल लाइफ 5 साल है? क्या पूछ रहा है वो? ये कैसे डिसाइड हुआ असेट की यूजफुल लाइफ 5 साल है? अगर असेट की यूजफुल लाइफ 6 साल हुई तो डिप्रिसिएशन का अमाउंट गलत हो जाएगा। अगर असेट की यूजफुल लाइफ 4 साल है तो भी डिप्रिसिएशन का अमाउंट गलत है। तो मैं ये कैसे मानूं कि ये असेट 5 साल ही चलेगी, ना 5 साल से ज्यादा चलेगी ना 5 साल से कम चलेगी? तो मैनेजमेंट ने, अकाउंट्स बनाने वाले अकाउंटेंट ने बोला भाई ये तो एस्टिमेशन है। तो बोले आप तो एस्टिमेशन कर रहे हो अकाउंट्स में और मुझसे एब्सोल्यूट अश्योरेंस चाहते हो कि ये डिप्रिसिएशन सही है। मैं ये बोल सकता हूं कि ये डिप्रिसिएशन रीजनेबल है क्योंकि 5 साल मुझे रीजनेबल लग रही है इसकी एज। यूजफुल लाइफ रीजनेबल है 5 साल। हाँ, अगर मान लीजिए कंप्यूटर है तो कंप्यूटर 5 साल चल सकता है, ठीक है, वो एक रीजनेबल लग रहा है। लेकिन 5 साल का एब्सोल्यूट अश्योरेंस कैसे दूं मैं कोई भगवान तो हूं नहीं। ऑडिटर क्या बोल रहा है कि ये तो भगवान ही तय कर सकता है कि एसेट 5 साल चलेगी, उनके पास पावर है, वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकते हैं दैट यूजफुल लाइफ ऑफ दिस एसेट इज 5 इयर्स, ना उससे पहले ना उसके बाद में। इंसान तो नहीं कर सकता ये। दूसरा,
अगर कोई असेट है, आप भी अपने चारों तरफ देखिए, जो असेट है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, अगर आपसे पूछे कि बिल्कुल एक अमाउंट बताइए कि ये मोबाइल फोन इतने रुपए में मार्केट में बिक सकता है, एब्सोल्युटली उससे 1 रुपया कम नहीं, 1 रुपया ज्यादा नहीं, बता सकते हैं क्या आप? कोई नहीं बता सकता। जब फाइनली मोबाइल फोन बिकेगा तब पता चलेगा इतने में बिका है। आज मैं अगर ये बोलूं कि भाई मेरा मोबाइल फोन जो पुराना है वो 2,500 रुपए में मार्केट में बिक जाएगा, बताइए क्या ये गारंटी है कि 2,500 में ही बिकेगा, 2,450 में या 2,550 में नहीं बिक सकता? नहीं, ये भी एक एस्टिमेशन है। जब हम आज की सेल प्राइस पता नहीं लगा पा रहे हैं तो हम कैसे अज्यूम करें कि इस असेट की 5 साल बाद जो सेल प्राइस होगी वो 2 लाख रुपए होगी, वो स्क्रैप 2 लाख में बिकेगा? क्या इसकी गारंटी ली जा सकती है कि ये 2 लाख में ही बिकेगा, ना कम ना ज्यादा? तो जब इतने सारे जजमेंट और एस्टिमेशन अकाउंटिंग में जुड़े हुए हैं तो ऑडिटर कैसे एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे? तो पहली लिमिटेशन जो है ऑडिट की वो ये है कि अकाउंट्स खुद ही एब्सोल्यूट एश्योरेंस के लायक नहीं होते, उनमें कहीं कहीं पर जजमेंट और एस्टिमेशन होते हैं। किसी की मार्केट वैल्यू का एस्टिमेशन लगाना है, स्टॉक की मार्केट वैल्यू हो सकती है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। कॉस्ट का तो हम अश्योरेंस दे सकते हैं कि हाँ इसका एब्सोल्यूट एश्योरेंस है कि भैया आपने बिल बना रखा है, लेकिन मार्केट वैल्यू का एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैसे दें? वो एस्टिमेशन होता है, राइट? फिर जजमेंट अलग अलग होते हैं। कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में असेट को डिप्रिशिएट किसी अलग मेथड से कर सकता है, दूसरा बिजनेसमैन अलग मेथड से कर सकता है। आपके पास बहुत सारे डिप्रिसिएशन के मेथड AS10 में दे रखे हैं, तो डिप्रिसिएशन अलग अलग मेथड से हो सकता है। तो ये जजमेंट है मैनेजमेंट का। तो जहां पर ये जजमेंट और एस्टिमेशन इंक्लूड हो जाते हैं ऑडिट में, वहां पर एक ऑडिटर से एब्सोल्यूट एश्योरेंस का बोलना ये ज्यादती लगती है। तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज वन ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन कि अकाउंट्स में खुद में सर्टेनिटी नहीं है। अकाउंट्स इज नॉट मैथमेटिक्स एंटायरली। अकाउंट्स क्या है, आप पढ़ते भी होंगे 11th में, आपने कभी पढ़ा होगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें उस समय नहीं समझ में आती थी। अकाउंट्स इज साइंस एंड अकाउंट्स इज आर्ट्स, पढ़ा होगा आपने, आपको याद होगा। अकाउंट्स इज साइंस, अकाउंट्स इज आर्ट्स। पढ़ाते कॉमर्स वालों को, बेचारों को, साइंस वालों को पढ़ा दो अगर साइंस है तो। ये साइंस और आर्ट्स क्यों बोलते हैं? देखिए क्या होता है, साइंस किसको बोलते हैं? मैं अगर आपसे बोलूं 2 + 2 कितना होता है? 4 होता है। मैथमेटिक्स से अगर कोई 5 लिख कर आएगा तो उसका आंसर गलत हो जाएगा। ये ना सर्टेनिटी है। साइंस उसको बोलते हैं जो सर्टेनिटी हो। और आर्ट्स, अब आर्ट्स के लिए कोई बोले कि अच्छा किसी सिंगर ने गाना कैसा गाया या किसी पेंटर ने पेंटिंग कैसी बनाई, तो ये आर्ट है, उसमें सर्टेनिटी नहीं है। उसमें ये नहीं बोल सकते कि पेंटर की पेंटिंग भैया 2 किलो की है इसलिए बढ़िया है, अगर यही पेंटिंग 2.5 किलोग्राम की होती तो खराब होती। ऐसा थोड़ी होता है। आर्ट जजमेंट होता है। और अकाउंट्स में साइंस भी है, कैलकुलेशंस हैं, कुछ सर्टेनिटी है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। तो जहां जहां सर्टेनिटी है अकाउंट्स, वहां वहां साइंस है, और वहां का एब्सोल्यूट एश्योरेंस लिया जा सकता है। वहां पे आप बोल सकते हो ये चीज करेक्ट है, ये चीज करेक्ट नहीं है। लेकिन जहां पर अकाउंट्स आर्ट्स बन जाता है, जहां पर जजमेंट आ जाते हैं, जहां एस्टिमेशन आ जाते हैं, वहां पर क्या करें? वहां पर बड़ी मुसीबत हो जाती है। अब आप सोचिए मैं एक असेट खरीदूं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, AS1 का है ये एग्जाम्पल, और अच्छा लगेगा आपको। मैं अगर एक असेट खरीदूं, इस असेट की यूजफुल लाइफ 3 इयर्स है। अब बताइए इस असेट का अकाउंट्स में ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? क्या मैं इसको पहले ही साल P&L अकाउंट में एक्सपेंसेस मानकर राइट ऑफ कर दूं, या 3 सालों में डिप्रिशिएट करूं? बताइए क्या करना चाहिए? अब आप बोलेंगे ऑब्वियसली बात है ये ट्रीटमेंट सही है, हमने तो यही पढ़ा है, कोई असेट है, असेट की यूजफुल लाइफ 3 साल है तो उसको 3 साल में धीरे धीरे डिप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए वो जो असेट है वो स्टेपलर है, 40 रुपए का 50 रुपए का आता है। अब वो 50 रुपए का स्टेपलर 3 साल चलता भी है, लेकिन आपने कहीं देखा, कहीं सुना कि स्टेपलर को हम 3 साल में डिप्रिशिएट करते हैं? नहीं, हम उसको सीधा P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, स्टेशनरी एक्सपेंसेस डेबिट। तो ये तो सर गड़बड़ हो गई, हमने तो उसका नेचर बदल दिया असेट का।
वो स्टेपलर जो कायदे से स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डिप्रिशिएट होना चाहिए, हमने तो पूरा का पूरा एक ही साल में P&L में ट्रांसफर करके एक्सपेंडिचर मान लिया, तो ये तो गलत बात है। तो अकाउंट्स में ये जजमेंट करने पड़ते हैं और इन जजमेंट की वजह से अकाउंटिंग पॉलिसीज बदल जाती है। मटेरियलिटी का एक कॉन्सेप्ट है वहाँ पर अकाउंट्स में, AS1 आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाने के कुछ कंसिडरेशन है, मटेरियलिटी उनमें से एक है। अकाउंटिंग पॉलिसी बदल जाती है, तो जहाँ पर ये जजमेंट और एस्टिमेशन आ जाते हैं अकाउंट्स में, वहाँ पर अनसर्टेनिटी शुरू हो जाती है, वहाँ पर अकाउंट्स आर्ट्स की तरह हो जाती है। और जब अकाउंट्स आर्ट्स की तरह होती है तो ऑडिटर उसका एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकता, तो वो बोलता है दिस इज द इनहेरेंट लिमिटेशन नंबर 1 बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ अकाउंटिंग। नाउ दूसरी इनहेरेंट लिमिटेशन, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिटर बोलता है अब कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है कि हमारे जो ऑडिट प्रोसीजर स्टैंडर्ड में दिए हुए हैं उनकी वजह से हम गारंटी नहीं ले पाते। हमें मुश्किल है कि हम गारंटी क्यों नहीं ले सकते, जैसे पहला लिखा हुआ है इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी। अब कई बार ऑडिट करते वक्त कुछ ऐसी सिचुएशन सामने आ जाती है जहां पर हमको थर्ड पार्टी की मदद लेनी पड़ती है। से फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल अगर लें तो ऑडिटर को हम ये मानते हैं कि अकाउंट्स में और ऑडिट में वो एक्सपर्ट है, इन दो फील्ड का वो एक्सपर्ट है। लेकिन जब स्टॉक का वैल्यूएशन करना हो तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर निकालना हो तो मार्केट प्राइस का पता कौन लगाएगा? किसी स्टॉक का वैल्यूएशन करना ना अकाउंट्स है ना ऑडिट है, ये वैल्यूएशन तो अलग फील्ड है। कोई वैल्यूअर आएगा एक्सपर्ट जो उस वैल्यूएशन में एक्सपर्ट होगा, वो वैल्यूएशन कर सकता है, ऑडिटर वैल्यूएशन नहीं कर सकता और ना हम उससे उम्मीद करते हैं। ये स्कोप ऑफ ऑडिट में हमने पढ़ा भी है। तो जब हम स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं कर सकते तो हमको क्या करना पड़ता है? हमें थर्ड पार्टी की मदद लेनी पड़ती है। हमें कोई एक्सपर्ट ढूंढना पड़ता है जो वैल्यूएशन का जानकार हो, जिसको स्टॉक का वैल्यूएशन करना आता हो, जिसको कोर्ट से अप्रूव किया हुआ हो, कहीं अथॉरिटी से अप्रूव किया हुआ हो, तो उससे हम वैल्यूएशन करवाकर उसका सर्टिफिकेट ले लेते हैं और उस वैल्यूएशन के बेसिस पर अकाउंटिंग चेक कर लेते हैं कि भैया अकाउंटिंग ठीक हुई है कि नहीं हुई है। अब बताइए अगर वो वैल्यूअर, वो थर्ड पार्टी बेईमानी करे, वो फ्रॉड करे और वो गलत वैल्यूएशन हमें बता दे तो ऑडिटर क्या करेगा? गड़बड़ हो गई है। तो हमारे खुद के ऑडिट प्रोसीजर ऐसे हैं जिसकी वजह से हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते क्योंकि हमें थर्ड पार्टी पर भरोसा करना पड़ रहा है। वो झूठ बोल जाए तो हमारी ओपिनियन गलत हो जाएगी, उसने झूठा सर्टिफिकेट बना दिया, हमारी ऑडिट रिपोर्ट खराब हो गई। तो ये एक रीज़न हो सकता है। तो ऑडिट प्रोसीजर भी इस नेचर के होते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल लिखा है सैम्पलिंग। बताएं बेटा कोई बड़ा बिजनेस हो, अब आसपास देखिए आपके पास डिपार्टमेंटल स्टोर्स मिलेंगे, बड़े बड़े रिलायंस है ना। अब रिलायंस पे आप जाइए, बताइए रोज़ के कितने सेल के बिल बनते होंगे? सर रोज़ के बनते होंगे 100 बिल बनते होंगे। अब रोज़ के अगर 100 बिल वहाँ सेल के बने, जबकि हज़ारों में बनते हैं, लेट मी टेल यू, अगर 100 बिल भी बने तो साल के 365 दिन में 36,000 प्लस बिल बन जाएंगे। अब 36,000 सेल के बिल बने हैं, एक ऑडिटर से आप पूछ रहे हैं कि बताइए सेल्स ठीक लिखी है कि नहीं लिखी है, वो बोलता है ये सेल जो लिखी है ये 36,000 बिल्स का टोटल है, मैं कैसे चेक करूं 36,000 बिल? और अगर मैंने चेक करने की ठान ली 36,000 बिल तो भैया ये तो 5 साल का काम हो जाएगा, ऑडिट नहीं हो सकती ऐसे। तो सैम्पलिंग करनी पड़ती है हमको। अब सैम्पलिंग करने का मतलब क्या है कि हम सेल के कुछ बिल चेक करते हैं, उन बिल की टोटलिंग में भाई सेल्स बुक में चेक कर लेते हैं कि ये बिल की पोस्टिंग सही हुई है कि नहीं हुई है, टोटल में ये आए हैं कि नहीं आए, लेकिन सारे सेल बिल तो चेक नहीं किए। अब जो हमने चेक किए उनमें गलती नहीं मिली तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि बाकी भी ठीक ही होंगे। यही सैम्पलिंग का यही तरीका है। अब जो हमने चेक नहीं किए और जिनके लिए हमने अज्यूम कर लिया कि वो ठीक है, उनमें कोई गलती निकल गई तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमारा ऑडिट प्रोसीजर ही ऐसा है, सैम्पलिंग करनी पड़ती है हमको। अब कोई कंपनी है, वहाँ 1000 एम्प्लॉय काम करते हैं, 1000 एम्प्लॉय मिलकर जो काम साल भर में कर रहे हैं, ऑडिटर से आप साल खत्म होने के बाद बोलते हो कि इन सबका काम चेक करके, अकाउंट्स चेक करके बताओ कि भैया ठीक काम किया है कि नहीं किया है। अब एक कंपनी है 5000 एम्प्लॉय हैं, अब रेलवे है 10 लाख 12 लाख एम्प्लॉय हैं। अब वो 10 लाख एम्प्लॉय को हर महीने सैलरी मिलती होगी, अलाउंस मिलते होंगे, किसी की सैलरी कम होगी, ज़्यादा होगी, अलाउंसेस अलग अलग होंगे, परक्यूजेट्स मिलते होंगे, उनका वैल्यूएशन होता होगा, टीडीएस कटता होगा, किसी ने लोन ले रखा है उसकी इंस्टॉलमेंट कटती होगी, सबके अलग अलग है। और साल में 12 बार ये सैलरी मिलती होगी। 1 करोड़ से ऊपर सैलरी के ट्रांजैक्शन हुए साल के, अगर 10 लाख एम्प्लॉय हैं तो 1 करोड़ 20 लाख। अब वो सैलरी एक P&L अकाउंट में लिखा हुआ है सैलरी,
12 लाख ट्रांजैक्शन, सॉरी 1,20,00,000 ट्रांजैक्शन का टोटल है वो। 10 लाख एम्प्लॉयज को 12 बार सैलरी मिली है। ऑडिटर से बोले चेक करके बताओ सैलरी ठीक है कि नहीं है, कहाँ से चेक करेगा वो? संभव है कि ऑडिटर के लिए सैंपलिंग करता है वो। तो सैंपलिंग करने की वजह से कुछ फ्रॉड छूट सकते हैं, हमारे ऑडिट प्रोसीजर ऐसे ही हैं। तो दूसरी लिमिटेशन हमारी क्या है? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर कुछ इस तरह के हैं जिसकी वजह से 100% गारंटी लेना संभव नहीं होता है। ये लिमिटेशन है ऑडिट की, आप चाहते हुए भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस की बात नहीं कर सकते। ऐसे ही इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, जजमेंट बाय ऑडिटर है। ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आप बाद में समझेंगे, अभी समझ में नहीं आएगा ये, तो मैं पॉइंट अभी ये डिस्कस नहीं कर रहा, बाद में अपन डिस्कस करेंगे। मुद्दे की बात ये है कि ऑडिट प्रोसीजर का नेचर कुछ ऐसा होता है कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस लेना, 100% गारंटी लेना ऑडिटर के लिए संभव नहीं है। वो पूरी कोशिश करने के बाद भी हर गलती ढूंढ पाए, ठीक, ये पॉसिबल नहीं है। नाउ तीसरा, टाइमलीनेस एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। देखिए, किसी भी काम को करने का एक बेनिफिट है और ये काम करने की एक कॉस्ट है। कॉस्ट मनी की टर्म्स में भी हो सकती है या कॉस्ट टाइम के रेफरेंस में भी हो सकती है। अब मान लीजिए आप एक बड़ी कंपनी में जाते हैं, मारुति जैसी प्रोड्यूसर कंपनी है जहाँ पे कारें प्रोड्यूस हो रही हैं। अब सोचिए मारुति कार में कहीं ना कहीं कोई नट बोल्ट स्क्रू लगती है, इतनी बड़ी कार बनती है। अब मारुति कार की फैक्ट्री में तो हज़ारों कारें बनती है, तो उनके पास तो लाखों नट बोल्ट रखे रहते होंगे कि कहीं ना कहीं कार में जो फिट करते हैं वो नट बोल्ट कहीं ना कहीं फिट होने चाहिए। अब वो लाखों नट बोल्ट स्टोर्स में रखे हुए हैं। ऑडिटर को बोला जी स्टॉक काउंट करके बताइए स्टॉक ठीक है कि नहीं है, फिजिकल वेरिफिकेशन करिए स्टॉक का, क्योंकि बैलेंस शीट में चेक करना है हमको। बताइए क्या ऑडिटर नट बोल्ट गिनने बैठेगा तो काम होगा क्या? नहीं। नट बोल्ट गिनने से बेनिफिट ये है कि वो स्टॉक को सही सही जज कर पाएगा, लेकिन बहुत सारा पैसा और बहुत टाइम लग सकता है। ऐसे में क्या करें? तो हमारा इंस्टीट्यूट बोलता है कि देखिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए, जहां ऐसा हो कि आपको लगे कि भैया किसी ट्रांजैक्शन को चेक करने की कॉस्ट ज़्यादा है और बेनिफिट कम है, यानी उसका जो फायदा मिल रहा है वो कम है। अप्रोक्सीमेशन से काम चल रहा है तो क्यों पूरा कैलकुलेशन करें? अब मान लीजिए एक बैंक है, बैंक में कैश जो है वो अलग अलग 100 ब्रांचेस में रखा हुआ है, लेकिन 100 की 100 ब्रांचेस का कैश लिखा हुआ तो बैलेंस शीट में ही है। तो अब बैलेंस शीट का कैश अगर वेरीफाई करना है तो 100 ब्रांचेस में आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, ये संभव नहीं होता। तो हमारे पास जब आप अपने एफर्ट लगाते हैं, जब कोई खर्चा करते हैं, तो उसका पूरा बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी आपको देखना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ऑडिट 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में ख़त्म करनी है। ऑडिट 3 जने, 4 जने, 5 जने, 10 जने करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ख़त्म तो टाइम से करनी पड़ेगी ना। टाइमलीनेस बड़ी ज़रूरी है। आप 4 साल 5 साल ऑडिट नहीं चला सकते। तो ऑडिटर ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में जहां ऑडिटर को लगता है कि खर्चा ज़्यादा है और उससे मिलने वाला फ़ायदा कम है, वहां पर ऑडिटर उन ट्रांजैक्शन को चेक करना अवॉइड कर सकता है, अलाउड है उसको। लेकिन यहां पर कॉशन की एक लाइन है और यह आपको याद रखनी पड़ेगी। However, auditor should always keep in mind that time or cost involved is not in itself a valid basis for auditor to omit an important audit procedure. कॉस्ट और बेनिफिट का कंपैरिजन करने की बात इंस्टीट्यूट ने की है। इंस्टीट्यूट ने ये बोला है कि जहां पर कॉस्ट, एफर्ट, टाइम ज़्यादा लग रहे हों और उसका फ़ायदा कम मिल रहा हो, तो आप उस ट्रांजैक्शन को चेक करना अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन केवल कॉस्ट के बेसिस पर, केवल एफर्ट के बेसिस पर, केवल मनी के बेसिस पर किसी ट्रांजैक्शन को चेक करना ओमिट नहीं करना चाहिए। केवल कॉस्ट क्राइटेरिया नहीं हो सकता कि खर्चा ज़्यादा हो रहा है इसलिए हमने ट्रांजैक्शन चेक नहीं किया। नहीं जी, खर्चा ज़्यादा करके अगर बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा हो तो आप ट्रांजैक्शन चेक कीजिए।
तो यहां पर मैं एक वर्ड वापस से हाईलाइट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट। एक इंपॉर्टेंट ऑडिट प्रोसीजर है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते केवल इसलिए कि खर्चा ज्यादा हो रहा है। ये बात समझ में आई है? खर्चा और बेनिफिट दोनों को कंपेयर करना है। केवल खर्चा देखकर ये नहीं सोचना कि इसमें खर्चा ज्यादा हो रहा है इसलिए ये ऑडिट प्रोसीजर नहीं अप्लाई करें। तो जहां पर बेनिफिट कम है, ऑडिटर वो ट्रांजैक्शन छोड़ सकता है। अब उन ट्रांजैक्शन में कोई छोटी मोटी होगी, बड़ी गलती तो नहीं होगी, क्योंकि ऑडिटर ने छोड़ा है तो सोच समझ कर छोड़ा होगा। तो वो जो ट्रांजैक्शन उसने छोड़े हैं उसमें छोटी मोटी गलती रह सकती है, अनडिटेक्टेड रह सकती है, तो भाई ऑडिटर फिर उसके लिए तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस वर्ड काम में नहीं ले सकता, क्योंकि गलती छोटी भी हो तो भी गलती तो गलती है। ठीक है ना? तो ऑडिटर के लिए, और जब अपन ने स्कोप पढ़ा था तब भी आपको अगर याद हो तो हर बार जो वर्ड आता है वो आता है मटीरियल मिस स्टेटमेंट। मटीरियल का मतलब होता है बड़े बड़े गलतियां। कोई बहुत छोटी मोटी गलती हो, बहुत छोटी मोटी गड़बड़ हो, तो ऑडिटर उस गड़बड़ पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन इस छोटी मोटी गड़बड़ पर ध्यान नहीं देने के बाद हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस वर्ड यूज करें, गारंटी है कि अकाउंट सही है ये वर्ड यूज करें, करेक्ट है ये वर्ड यूज करें, ये ठीक बात नहीं है। इसीलिए हम ट्रू एंड फेयर की बात करते हैं। हम लोग ये बोलते हैं कि हाँ, छोटी गलतियां तो हमने जानबूझ करके छोड़ी हैं कि वो छोटी गलतियां हमको मिल भी गई हो, मान लो। अब मान लीजिए एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है अंबानी जी का, मुकेश अंबानी जी का, उसका आपने प्रॉफिट चेक किया तो प्रॉफिट का पता चला कि भैया 20,000 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। 20,000 करोड़ रुपीस। जीरो कितने होते हैं मुझे अभी गिनने पड़ेंगे बैठकर। हाँ, करोड़ में 7 जीरो होते हैं, लेकिन 20,000 करोड़ में कितने होते हैं पता नहीं। तो 20,000 करोड़ का प्रॉफिट है। अब उसमें ऑडिटर ऑडिट करते हुए चेकिंग कर रहा था, बीच में उसको एक 100 रुपए का कोई एडवर्टीजमेंट का कोई छोटा सा बिल मिला, या कोई स्टेशनरी का कोई छोटा सा बिल मिला, और उसको ध्यान गया कि भैया ये 100 रुपए का बिल रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अब रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो गलती तो है, वो छूट गया बिल, पेमेंट हुआ, रिकॉर्ड नहीं हुआ, छूट गया बिल। अब क्या करें? क्या ये 100 रुपए की गलती, जिसका प्रॉफिट 20,000 करोड़ रुपए का है, 100 रुपए की गलती रिपोर्ट में लिखेंगे अंबानी जी की बैलेंस शीट P&L गलत है? नहीं। छोटी मोटी गलतियां हम अवॉइड कर देते हैं, मिल जाती है तो भी छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हमने ये 100 रुपए का बिल अवॉइड कर दिया है, इस गलती को छोड़ दिया है, इग्नोर कर दिया है, तो क्या हम अकाउंट्स के बारे में ये बोल सकते हैं कि हाँ हमारी गारंटी है अकाउंट्स 100% सही है? नहीं। दिस इज द इनहेरेंट लिमिटेशन। तो इममटीरियल चीजें क्योंकि हम छोड़ देते हैं, इसलिए हम वर्ड एब्सोल्यूट एश्योरेंस या 100% गारंटी काम में नहीं ले सकते। हम रीजनेबल एश्योरेंस वर्ड काम में लेते हैं। यही इनहेरेंट लिमिटेशन है कि हमने इममटीरियल चीजें छोड़ दी हैं। और उसके अलावा कुछ छोटी छोटी और चीजें हैं, जैसे कंसीलमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट खुद जानकारियां छुपाए तो हम क्या कर सकते हैं? अब कोई ट्रांजैक्शन हुआ, मैनेजमेंट ने हमें बताया ही नहीं, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, तो हमें कोई सपना थोड़ी आएगा, भगवान प्रकट होंगे सपने में और बोलेंगे देखो जी इन्होंने कुछ ट्रांजैक्शन कर रखा है लेकिन आपको बताया ही नहीं, ना अकाउंट्स में लिखा है, तो हमें तो नहीं समझ आएगा। फिर कोई डॉक्यूमेंट फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट बने हो, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में कोई गड़बड़ हो, कोई नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ हो, यानी ऐसी चीज़ जो हमें डॉक्यूमेंट से मिल नहीं पा रही है, कोई ट्रांजैक्शन के बारे में पता नहीं चल पा रहा है, तो ऑडिटर उसका कुछ नहीं कर सकता। ऑडिटर गलतियां कौन सी ढूंढेगा? जो उसको गलतियां नजर आएंगी डॉक्यूमेंट्स में। एक डॉक्यूमेंट कुछ और बोल रहा है, दूसरा डॉक्यूमेंट कुछ और बोल रहा है, कंपेयर करके वो देख रहा है कि भैया ये गड़बड़ कहां से आई। अगर कोई ट्रांजैक्शन पूरी तरह से अकाउंट से गायब हो तो आपको सपना थोड़ी आएगा कि भाई ये ट्रांजैक्शन हुआ होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो इनहेरेंट लिमिटेशन है, अदर मैटर्स हैं। तो टोटल मिलाकर हमारे पास इनहेरेंट लिमिटेशंस का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे तो भी पॉसिबल है कि कुछ एक रिस्क है, अनअवॉइडेबल रिस्क, कि कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट अनडिटेक्टेड रह जाता है। और अगर ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट अनडिटेक्टेड रह जाता है तो हर केस में जरूरी नहीं है कि ऑडिटर की लापरवाही की वजह से रहा हो, ये इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से रह सकता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस। एक, अकाउंट्स का नेचर कुछ ऐसा है कि उसमें जजमेंट एस्टिमेशन होते हैं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दिया जा सकता। ऑडिट के प्रोसीजर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से कुछ ट्रांजैक्शन छूट जाते हैं। कॉस्ट बेनिफिट
एनालिसिस हम करते हैं तो कुछ ट्रांजैक्शन हम जानबूझ करके छोड़ देते हैं कि भैया ये तो अब इतने सारे ट्रांजैक्शन चेक करना संभव नहीं है। और चौथा अदर है, जिसमें फ्रॉड बेसिकली है। मैनेजमेंट अगर खुद फ्रॉड में इन्वॉल्व हो तो कुछ नहीं किया जा सकता। आगे अपन पढ़ेंगे भी से ये बात कि अगर मैनेजमेंट खुद फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो आप ऑडिटर से प्रैक्टिकली उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वो फ्रॉड ढूंढ पाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट है, वो भी समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इतना चतुराई से छुपाएंगे कि अब ऑडिटर 10 दिन में तो कैसे पकड़ पाएगा। तो ये हमारे पास इनहेरेंट लिमिटेशन है। इनहेरेंट लिमिटेशन का ये चार्ट आपको दिया हुआ है। ये चार्ट इस पूरे इनहेरेंट लिमिटेशन को आसानी से रिवाइज करने में, बार बार याद करके रटने में आपकी मदद करेगा। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, तो बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, सीधा सीधा पूछा, इनहेरेंट लिमिटेशंस बतानी है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं सर, 17th क्वेश्चन देखते हैं। सम मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स रिमेन अनरिपोर्टेड बाय ऑडिटर, कमेंट। अब पूछा है कि कुछ मटीरियल मिस स्टेटमेंट थे, ऑडिटर ने अपने रिपोर्ट में नहीं लिखे, रिपोर्ट नहीं किए उनको, बताइए। तो आपको यहाँ दोनों चीज़ें बतानी है। अगर ये मटीरियल मिस स्टेटमेंट ऑडिटर की लापरवाही की वजह से अनरिपोर्टेड रह गए तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है, उसको आप बचा नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि ऑडिटर ने अपनी ऑडिट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से की हो, फिर भी ये मिस स्टेटमेंट अनरिपोर्टेड रह गए हों, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ ऑडिटर अनरिपोर्टेड तो हैं, अनडिटेक्टेड तो हैं, लेकिन ऑडिटर की इसमें कोई गलती नहीं है। और ये गलती क्यों है, क्योंकि ये 4 पॉइंट हमारे इनहेरेंट लिमिटेशन के हैं। इसी तरीके से मान लीजिए 19th क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। CG Limited requested the auditor CA Anayesha to provide for absolute assurance in respect of its 10 branches scattered in Jaipur and confirm that financial statements are free from material misstatement due to fraud or error. Advice. अब कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या बोल रही है, कंपनी बोल रही है कि प्लीज प्रोवाइड एब्सोल्यूट अश्योरेंस रिलेटेड टू द ऑडिट ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ 10 ब्रांचेस। तो 10 ब्रांचेज हैं, उनमें 50 ट्रांजैक्शन हुए हैं और आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस दीजिए। अब एडवाइस करिए कंपनी को और ऑडिटर को, तो आपको बताना वही है कि ये संभव नहीं है। और रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि भाई ये ऑडिट का प्रोसीजर, तो आपको बेसिकली इसमें नेचर ऑफ ऑडिटिंग और अदर मैटर्स के बारे में बताना है कि ये मेन रीज़न है इस केस में कि जब हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते, क्योंकि ऑडिट के प्रोसीजर में ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हर एक चीज़ चेक करना संभव नहीं है ना। तो ये एक ये 21st क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन ऑन ऑडिटर्स एबिलिटी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिट एविडेंस इकट्ठे करने में ऑडिटर को क्या दिक्कत है, विथ एग्जाम्पल बताना है। तो ऑडिट एविडेंस इकट्ठे करने में ऑडिटर को जो दिक्कत है वो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, यानी पूरी इनहेरेंट लिमिटेशंस नहीं बतानी है, इनहेरेंट लिमिटेशंस का केवल सेकंड पॉइंट आपको डिस्कस करना है, ये सेकंड पॉइंट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने स्टार मार्क कर रखा है। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का पता है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए और जो भी दिक्कत है इसमें पूछिए। मैं पर्सनली पूरी कोशिश करूँगा कि आपका बिल्कुल टाइम से डाउट क्लियर कर सकूँ। यूनिट 4 यहीं तक था। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, डाउट हो तो पूछिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।